हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर्स सेशन नंबर 48 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेशन नंबर 47 को देखा था विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तो आज भी एक नए और इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं सालो मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और आज का सेशन आप शुरू करें। ओके, देखिएगा सेशन नंबर 48। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। अभी हम लोग देखे थे कर्नाटक में आपका चुनाव हुआ था और भारी मत से कौन जीता, तो कांग्रेस पार्टी जीता था वहाँ पे। और अभी क्या हो रहा है ना कि देखो अब सीएम बनने के लिए भी वहाँ पे बहुत डिस्प्यूट हुआ। अब जाकर के फाइनल हो गया कि यहाँ के सीएम कौन बने हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिद्धारमैया। कौन बने हैं, तो कर्नाटक के सीएम बने हैं अभी सिद्धारमैया, और ये कर्नाटक के दूसरी बार सीएम बने। ठीक है, पहले तो देखो यहाँ पे ये कितने नंबर के सीएम बने हैं, तो 22वें नंबर के। ठीक है, मतलब कर्नाटक के 22वें नंबर के सीएम बने हैं। और कितनी बार बन चुके हैं, तो एक बार और बने थे। कब बने थे, 2013 से 2018 के बीच। ठीक है, 2013 से 2018 के बीच बने थे। इट मीन्स कि ये दोबारा बने हैं, है ना, सेकेंड टाइम बने हैं। यहाँ पे हम लोग देखें कि सिद्धारमैया को क्या बनाया गया, तो मुख्यमंत्री, और यहीं पे आपका उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री। ठीक है, आइए यहाँ फिगर में देखते हैं। जिसे देखिएगा उप मुख्यमंत्री बनाया गया किसको, तो ये बनाया गया है डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार, इनको क्या बनाया गया है, तो डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। और ये रहे आपके सिद्धारमैया, इनको क्या बनाया गया, इनको बनाया गया सीएम। सीएम को शपथ कौन दिलाता है, तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है, तो थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत। और अभी हम लोग देखे थे कि कर्नाटक में किसका पार्टी जीता था, तो आपका कांग्रेस का पार्टी जीता था। 22वें नंबर के ये क्या बने हैं, तो 22वें नंबर के ये आपके सीएम बने हैं। अगर देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में, तो के चंद्रशेखर राव, ये भी कहीं के सीएम हैं। कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके तेलंगाना के। कहाँ के, ये हैं आपके तेलंगाना के सीएम। वहीं अगर देखते हैं हेमंत सोरेन, ये कहाँ के सीएम हैं, तो ये हैं आपके झारखंड के सीएम। कहाँ के, झारखंड के। और वहीं देखिएगा जगन मोहन रेड्डी, पूरा नाम YS जगन मोहन रेड्डी, ये कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके आंध्र प्रदेश के। और हम लोग देखे थे कि ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले सीएम कौन थे, तो ये थे आपके जगन मोहन रेड्डी। देखिएगा थोड़ा कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक, यहाँ देखिएगा कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। इसका नाम कब चेंज हुआ, तो नाम चेंज हुआ आपका 1973 में। इससे पहले ये मैसूर के नाम से जाना जाता था। कुछ करंट अफेयर्स आपका कर्नाटक के बारे में, जैसे 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये किया गया आपका कर्नाटक में। 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ, कर्नाटक में। और देखिएगा खाना बदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड का स्थापना कौन किया है, ये भी आपका किया है कर्नाटक। वहीं बात करते हैं PM फसल बीमा योजना और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंकिंग पे कौन रहा, तो ये भी रहा आपका कौन, कर्नाटक। और देखिएगा GI टैग, इस बार हम लोग देखें कि GI टैग दिया गया था, तो GI टैग के मामले में ये 3rd नंबर पर है। और टोटल इसके पास कितना GI टैग हो गया कर्नाटक के पास, तो ये हो गया 46। और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ बनाया गया, ये भी आपका कर्नाटक में। और कर्नाटक का कैपिटल कहाँ है, तो बेंगलुरु। कहाँ है, बेंगलुरु। और हम लोग जानते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ये भी है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा भारतीय सेना ने किस राज्य में संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास, नाम क्या है इस अभ्यास का, जल राहत का आयोजन किया है। पहले तो कौन किया है, तो ये किया है आपका भारतीय सेना। कहाँ किया है, तो असम में किया है। ठीक है, देखिएगा कहाँ किया है, असम में। असम का एक हग्रामा पुल है, वहीं पे किया है। पहले तो किसके द्वारा किया गया, भारतीय सेना का गजराज कोर के द्वारा किया गया। और क्या किया गया, तो मानस नदी, आपको याद रखना है कि मानस नदी कहाँ बहता है, तो ये आपका असम में ही बहता है। और यहाँ एक पुल है जिसका नाम है हग्रामा पुल, इस पर आपका ये अभ्यास का आयोजन किया गया। देखिएगा इससे संबंधित कुछ करेंट अफेयर्स, अगर बात करते हैं धेमाजी परियोजना, ये कहाँ का है, तो ये है आपका असम का। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कहाँ दिया गया, ये भी आपका असम में दिया गया। और देखिएगा अभी हम लोग देखे थे असम पुरस्कार 2023 वाला किसको दिया गया, ये दिया गया आपका डॉक्टर तपन सेकिया को। किसको, डॉक्टर
तपन सेकिया। और इसके पहले किसको मिला था? तो वो मिला था आपका रतन टाटा को। डॉक्टर तपन सेकिया के पहले असम वैभव पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था रतन टाटा को। पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका गुवाहाटी में बनाया जा रहा है, जो असम का सबसे बड़ा शहर है। अगर असम के कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका दिसपुर। एक चीज़ देखना कि असम में आपका ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ठीक है, असम में आपका ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगर आपसे पूछता है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो ये हो जाएगा आपका माजुली नदी द्वीप। कौन सा? माजुली नदी द्वीप। और ये किस नदी पर है? तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। और लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटा नदी द्वीप, ठीक है, सबसे छोटा नदी द्वीप, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा आपका उमानंद। क्या होगा? उमानंद। और ये भी कहाँ है? तो ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे है। क्या हम लोग देखें कि सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलो या फिर सबसे छोटा नदी द्वीप बोलो, दोनों कहाँ है? दोनों आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। वहीं हम लोग देखते हैं कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं तो तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है? तिब्बत में बोला जाता है यारलुंग सांगपो। क्या बोला जाता है? यारलुंग सांगपो, ठीक है। इसको कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका तिब्बत में। और वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सा नदी? दिहांग नदी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे ये फोटो आपका किसके द्वारा है? तो भारतीय सेना के द्वारा। कहाँ पे? तो असम में किया जा रहा है। और कौन सा अभ्यास किया जा रहा है? तो जल राहत अभ्यास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। मणिपुर के बारे में देखते हैं तो मणिपुर में भी क्या हुआ था? हम लोग देखे थे मैतेई समुदाय द्वारा मणिपुर में क्या हो रहा था? तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुआ था। अगर देखिएगा लद्दाख के बारे में, तो ये क्या है? ये हमारा सबसे बड़ा क्या है? यूटी है। और कल ही लद्दाख के बारे में एक उत्सव का चर्चा किया गया था। बताइएगा कि कौन से उत्सव के बारे में चर्चा किए थे। मिजोरम के बारे में देखते हैं तो क्या ये भी आपका उत्तर पूर्व भारत का राज्य है, ठीक है। आगे आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? किस राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। देखो इम्पॉर्टेंट है। देखो होता क्या है ना कि अगर भारत में किसी भी नया राज्य को बनाना हो या फिर जो राज्य बन गया है उसको छोटा करना हो, उसको बड़ा करना हो, उसका नाम चेंज करना हो, तो उसके लिए संशोधन करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन सिक्किम ऐसा राज्य था जिसको राज्य बनाने के लिए संशोधन करना पड़ा। पहले तो आप ये कितने नंबर का राज्य बना था? तो 22वें नंबर का, ठीक है, 22वें नंबर का राज्य बना था। आज हमारे भारत में कितना राज्य है? तो 28 राज्य है और 8 क्या है? 8 यूटी है। 22वें नंबर का राज्य बना था। कब बना था? तो 16 मई 1975 को, ठीक है। अब देखो कैसे बना, तो पहले तो ये आपका भारत में सह राज्य बना था। ये सडनली राज्य नहीं बना, पहले ये सह राज्य बना और एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस टाइप से ये राज्य बना था। पहले तो ये दूसरा मतलब भारत का ये हिस्सा था ही नहीं। जब ये भारत में मिलना चाहता था तब वो बोला कि पहले वो यहाँ पर सह राज्य बनकर देखना चाहता है कि वो एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आपका देखिएगा 35वां संशोधन 1974 द्वारा, ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़ा गया और इसमें लिखा गया कि सिक्किम जो है भारत का सह राज्य बन रहा है। फिर क्या हुआ आपका 36वां संशोधन, ठीक है, 36वां संशोधन 1975 द्वारा, एक साल में इसको समझ में आ गया कि हाँ वो भारत में एडजस्ट कर सकता है। फिर क्या हुआ कि इस संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया और आपका फाइनली सिक्किम को क्या किया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। इससे आपका सह राज्य बनाया गया था और इससे क्या बनाया गया? इससे पूर्ण राज्य बन गया, ठीक है। तो इस तरह से सिक्किम हमारे भारत में जुड़ा था। केवे नंबर का बना था? 22वें नंबर का। और कब बना था? तो 16 मई को। अब यहाँ पे देखना गुजरात, अभी हाल ही में हम लोग गुजरात के बारे में भी देखे थे। ये कैसे बना था तो और कब बना था? तो ये बना था आपका 1 मई 1960 को। कैसे बना था? तो ये आपका पूरा बम्बई था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये वाला आपका गुजरात बन गया और ये आपका क्या बन गया था? महाराष्ट्र बन गया था। और कब बना था? तो 1 मई को बना था। अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। और काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा था, मतलब भाषाई आधार पर भारत में राज्य बनाने का फैसला नहीं दिया जा रहा था, ज़बरदस्ती इसको बनाया गया था, ठीक
ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे ये देखिएगा आपका सिक्किम रहा। पहले आइएगा कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। अगर सिक्किम के बारे में देखते हैं तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा आपका गंगटोक, ठीक है, कैपिटल हो जाएगा आपका गंगटोक। वही बात करते हैं सीएम के बारे में, तो कौन है, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आगे देखते हैं हिमस्खलन निगरानी रडार, ठीक है, हिमस्खलन निगरानी रडार लगाने वाला पहला राज्य ये हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। दूसरा, पहला जैविक खेती करने वाला राज्य, पहला जैविक खेती करने वाला राज्य, ये भी क्या हो जाएगा, सिक्किम। जिस समय ये पहला बना था ना, उस समय बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। बात करते हैं भूमचू उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी आपका सिक्किम में। नदी देख लेना, तीस्ता नदी, रंगीत नदी, लाचेन नदी और आपका रमम नदी, ये तीनों आपका सहायक नदी है और ये तीनों, और ये आपका मुख्य नदी है। ये चारों नदी कहाँ का है, तो ये है आपका कहाँ का, सिक्किम का। अब ये देखना, ये बता रहा है कि किसके से सीमा लगता है, तो एक देश से नहीं, दो देश से लगता है। यहाँ पे देखिएगा, चाइना से, भूटान से, नेपाल से और आपका वेस्ट बंगाल से। इसको हम लोग मैप से देखते हैं। जैसे देखिएगा, ये रहा हमारे भारत का मैप और यहाँ पे रहा आपका सिक्किम, ठीक है, जो अंगूठा के साइज का बना हुआ है। देखिएगा, यहाँ पे अगर सिक्किम के बारे में बात करते हैं तो किससे किससे सीमा लगता है, तो सबसे पहले तो ये चाइना से सीमा लग जाता है यहाँ पे, जो कि देखो ये चाइना नहीं है, ये आपका तिब्बत वाला एरिया है, लेकिन अब टाइबेट पे या फिर तिब्बत पे कौन ऑक्युपाई कर लिया है, तो ये आपका चाइना कर लिया। तो ऊपर मतलब अगर बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में किससे सीमा लगता है, तो ये लगता है आपका चाइना से। लेकिन अगर दक्षिण में बात करते हैं तो ध्यान देना कि यहाँ पर बांग्लादेश का सीमा ये है, ये आपका वेस्ट बंगाल का सीमा है, ठीक है। तो दक्षिण की तरफ किससे लगता है, वेस्ट बंगाल से। वहीं अगर ईस्ट के साइड देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका भूटान से, और अगर वेस्ट के साइड देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका नेपाल से, ठीक है। देखना, हम लोग नॉर्थ में क्या देखें, नॉर्थ में आपका चाइना से हो गया, और दक्षिण में क्या देखें, तो दक्षिण में आपका वेस्ट बंगाल से, ठीक है। वहीं अगर ईस्ट में देखें तो ईस्ट में कौन था, ये था आपका भूटान, और इधर देखें तो नेपाल के साथ लगता है, किधर, तो वेस्ट की तरफ, ठीक है। नेपाल के बारे में यहाँ पे याद रखिएगा कि ये आपका लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सबसे पहले तो देखिएगा कि अगर पूरे विश्व में देखें किस भारतीय का सबसे ज़्यादा मूर्ति लगा हुआ है, तो उसमें 84, लगभग 84 मूर्ति आपका महात्मा गांधी का अलग अलग कंट्री में लगा हुआ है। अभी कहाँ लगाया गया, तो ये लगाया गया आपका जापान में। अभी हम लोग जानते हैं कि G7 का बैठक चल रहा है, और इसमें क्या हुआ है कि भारत को भी, सिर्फ भारत को ही नहीं, 8 कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष को कहाँ बुलाया गया था, तो G7, देखो पहले तो G7 का मेंबर है ही नहीं भारत, बट एज ए गेस्ट बुलाया गया था। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गए हुए हैं, तो ये गए हुए हैं जापान, और यहाँ पे इनको सम्मानित करने के लिए महात्मा गांधी का मूर्ति बनाया गया था। और इसका जो अनावरण है किसके द्वारा करवाया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, मतलब जापान में ही किया गया है, और जापान का एक शहर है आपका हिरोशिमा। हम लोग जानते हैं, कल हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से। अभी फिलहाल G7 का बैठक हो गया है, ठीक है, और कहाँ, कब से कब चल रहा था, तो 19 से लेकर के 21 मई तक चला था, और कहाँ चला था, तो हिरोशिमा में, ठीक है। तो G7 का बैठक में गए हुए थे, और वहीं पे क्या हुआ है कि मूर्ति का अनावरण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है कि किस देश में हुआ, या फिर उस देश के किस शहर में हुआ, या फिर इस मूर्ति का डिजाइनकार कौन है। देखिएगा, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्ति को डिजाइन कौन किया है, तो श्री राम जी सुतार, श्री राम जी सुतार, जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है, उन्होंने इस प्रतिमा का क्या किया है, डिजाइन किया है। और एक चीज़ इनके बारे में जानिएगा कि ये जो राम जी सुतार है, ये आपका जो हमारे पास, मतलब जो हमारे भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, उसका भी डिजाइन कौन बनाए थे, तो ये आपके राम जी सुतार ही बनाए थे। और यहाँ भी कौन बनाया है, यहाँ भी आपके राम जी सुतार बनाए हैं। आगे देखिएगा, अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक नाम और दिया हुआ है नारा, ये क्या है, तो ये भी आपका जापान का एक शहर है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पर जापान के पूर्व पीएम, मतलब अभी पीएम कौन है, अभी हैं आपके फूमियो किशिदा। क्या नाम है, फूमियो किशिदा। इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले थे आपके शिंजो अबे, ठीक है। कुछ दिन पहले जापान के नारा शहर में शिंजो
अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसलिए ये शहर भी इम्पॉर्टेंट है आपका। अगर बात करते हैं शिंजो अबे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 2021 में जो आपका पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा, ठीक है, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, वो किसको मिला था? तो शिंजो अबे को ही मिला था। ठीक है, जापान के पीएम शिंजो अबे को 2021 में भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम क्या है, पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें इस मूर्ति के बारे में और भी आगे देखते हैं। जैसे देखना, ये जापान का मैप आ गया, देखते हैं हम लोग पहले। देखिएगा, मैप के बारे में यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन आता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे देखना, सबसे पहले तो पूछेगा कि जो आपका जापान है ये कहाँ पर स्थित है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि पैसिफिक ओशियन है ना, प्रशांत महासागर में स्थित आपका ये एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय बोले तो कॉन्टिनेंट देश है। देखो, इसको और भी अन्य बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे कौन कौन सा नाम से देखिएगा, इसको पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? निप्पन। ठीक है, या फिर और इसको क्या बोला जाता है? उगते हुए सूर्य का देश। क्या बोला जाता है? उगते हुए सूर्य का देश। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो, ये जो है आपका पूर्व की ओर स्थित है ना, पूर्व की ओर स्थित है और सूर्य इधर से उदय होता है, तो सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है। उगते हुए सूर्य का देश। और इसको क्या बोला जाता है? तो इसको पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं? ये अपने आप में एक आपका कंट्री है, साम्राज्य है। ठीक है, इसमें क्या है कि 3-4 अलग अलग द्वीपीय देश मिलकर के क्या बनाता है? ग्रेट ब्रिटेन। और ये भी आपका क्या है कि अलग अलग छोटा छोटा द्वीप मिलकर के आपका जापान बना रहा है, इसलिए इसको क्या बोलता है? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। और अगर देखते हैं तो देखिएगा जापान के बारे में, ये आपका 4 द्वीप से बना हुआ है। अगर आपका ये डायरेक्शन वाइज देखते हैं तो पहले तो हो जाएगा आपका होक्काइडो, फिर क्या होगा आपका यहाँ पे देखिएगा होन्शु, शिकोकू और आपका क्यूशो। ठीक है, 4 द्वीप से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है कि इनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मतलब ये चारों द्वीप में पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो, सबसे बड़ा देख के ही पता चल रहा है कौन सा है, तो ये है आपका होन्शु। ठीक है, देखो ये इतना बड़ा सा, मतलब देखो इतना सबसे लंबा सा कौन सा है, तो ये है आपका होन्शु। तो इसको भी याद रखना कि सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये है आपका होन्शु। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है आपका होक्काइडो। होक्काइडो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा दे देता है, बोल देता है नंबर में लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका क्यूशु। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पे कौन सा हो जाएगा? क्यूशु। और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा? शिकोकू। ठीक है, मैप सामने में रहेगा तब तो पता ही चल जाएगा। एग्जाम में हो जाता है ऐसा, क्रम लगाने दे देता है कि बड़ा से छोटा की ओर क्रम लगाएं। अब देखो, पहला तो ये पूछेगा, दूसरा ये पूछ सकता है कि जो आपका जापान का कैपिटल क्या है, तो ये है आपका टोक्यो। ठीक है, जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, टोक्यो जो है किस द्वीप पे बसा हुआ है, तो ये आपका सबसे बड़ा वाला है ना, सबसे बड़ा मतलब होन्शु पे बसा हुआ है। कौन सा? तो ये आपका बसा हुआ है इसका कैपिटल। और अगर देखते हैं इसके बारे में, जापान यहाँ के पीएम के बारे में हम लोग देखें कौन है, तो फूमियो किशिदा। और एक चीज़ और, अगर बात करते हैं पूरे विश्व में, तो सबसे बड़ा या फिर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश का था, तो ये था आपका जापान का। लेकिन हुआ क्या कि कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले यूएसए भी एक बड़ा सुपर कंप्यूटर बना लिया, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका फ्रंटियर। ये कहाँ का है? ये है आपका यूएसए का। ठीक है, तो अब तो ये ज़्यादा तेज हो गया ना, तो जापान वाला 2nd नंबर पे चला गया, और जापान वाला का नाम क्या था? फुगाकू। और देखना, अभी आपका ये G7 का भी बैठक कर रहा है। जापान जो है अभी आपका G7 का बैठक हो रहा है। कहाँ बैठक हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका हिरोशिमा में। अब देखो, हिरोशिमा से एक चीज़ और याद रखना, अगर बात करते हैं हिरोशिमा तो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जापान के बारे में यही याद रखना, एकमात्र ऐसा देश जहां परमाणु बम से हमला किया गया था। मतलब एकमात्र ऐसा देश, आज तक दोबारा किसी पे भी परमाणु बम से हमला नहीं किया गया। किस चीज़ से? परमाणु बम से। हम लोग जानते हैं कि पहली बार ये आपका अमेरिका बनाया था और जापान पर ही मतलब फोड़ दिया था। कब? तो 2य विश्व युद्ध जब इस समय हो रहा था। बात करते हैं हिरोशिमा और आपका नागासाकी का, तो दोनों कहाँ का है? तो यह है आपका जापान का एक शहर है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एकमात्र ऐसा देश या फिर शहर भी कह सकते हो जहाँ पहली और अंतिम बार अभी तक परमाणु बम का क्या हो गया था, मतलब फोड़ दिया गया था यहाँ पे। और क्या, अगर हिरोशिमा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945। वहीं बात करते हैं न से नागासाकी और न से नो, ठीक है,
9 अगस्त 1945 क्या हुआ था, तो यहाँ पे क्या किया गया था, परमाणु बम से हमला किया गया था। कौन करवा रहा था, तो यूएसए करवा रहा था। और अगर देखते हैं कि यहाँ जो बम गिराया गया था उसमें किस चीज़ का मात्रा था, तो यूरेनियम का मात्रा था, और इसमें जो गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का मात्रा था। बात करते हैं कि जो बम था, बम का नाम क्या था, यहाँ पे जो गिराया गया था तो ये था आपका लिटिल बॉय। और यहाँ पे जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, इसका नाम था फैट मैन। ऐसे याद रखना कि पहले छोटा बच्चा था, आगे जा करके मोटा आदमी हो गया, ठीक है। लिटिल बॉय और फैट मैन ऐसा होता है, पूछ लेता है कि बम का नाम भी पूछ लेता है कि यहाँ कौन सा गिराया गया था और वहाँ कौन सा गिराया गया था। आपका हिरोशिमा में ही गिराया गया था, जो आपका जापान का शहर है, और G7 का बैठक भी अभी कहाँ हो रहा है, यहीं हो रहा है। और इसीलिए महात्मा गांधी का मूर्ति का इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया, ताकि अहिंसा का प्रतीक और शांति का प्रतीक कौन है, महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो लेखक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा इनका एग्जाम में पूछ ही लेता है। द गोल्डन ईयर्स, देखिएगा द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड। कौन, रस्किन बॉन्ड, यहाँ पर र नहीं होगा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया कौन सा बुक, द गोल्डन ईयर्स, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इनके और भी बुक के बारे में। फिलहाल देखिएगा शशि थरूर, इनका बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे एक बुक आया था वाई आई एम अ हिंदू, वाई आई एम अ हिंदू, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये भी आपका शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बुक एन इरा ऑफ डार्कनेस, एन इरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखा गया, ये भी आपका शशि थरूर के द्वारा। बात करते हैं कस्तूरी रे के बारे में, तो 2-4 दिन पहले हम लोग देखे थे, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, किस पर, तो द्रौपदी मुर्मू पर, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, जो हमारी राष्ट्रपति हैं अभी प्रेजेंट में, इन पर एक बुक लिखा गया था, ठीक है। और देखिएगा जैसे लेखनाथ छेत्री, ठीक है, इनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, तो फुलंगे। और ये जो है आपके एक नेपाली लेखक हैं। यहाँ पे अब हम लोग रस्किन बॉन्ड का कुछ और बुक देखते हैं। देखिएगा जैसे अगर बात करते हैं तो ये जो बुक इनका लिखा गया है द गोल्डन ईयर्स, ये इनके 89 बर्थडे पर इसका क्या किया गया, पब्लिश किया गया, 89 जन्मदिन पर। अगर बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो 19 मई 1934 को, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो पंजाब वाले एरिया में हुआ था, ठीक है। पंजाब हम लोग जानते हैं कि 1934 में हम लोग आज़ाद लिए थे, और आपका पंजाब भी जाकर के क्या हुआ था, आगे जाकर के बट गया था, मतलब हमारे पंजाब का कुछ एरिया कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। 19 मई को 1934 को इनका जन्म हुआ, और इसी दिन 89th बर्थडे पे इस बुक का क्या किया गया, पब्लिश किया गया। बुक का नाम क्या है, द गोल्डन ईयर्स। हम लोग इनके कुछ और बुक के बारे में देखते हैं। जैसे देखिएगा, ये देखिएगा द हिडन पूल, ठीक है, द हिडन पूल इनका बुक हो गया। और देखिएगा द ब्लू अम्ब्रेला भी किसके द्वारा लिखा गया, रस्किन बॉन्ड। और देखिएगा द चेरी ट्री, ये भी उनके द्वारा ही लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और देखिएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेन इन द माउंटेन, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा, द रेन इन द माउंटेन। और देखिएगा अ फेस इन द डार्क, ये भी किसके द्वारा लिखा गया, रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, ए फेस इन द डार्क। और देखिएगा इनका पहला बुक क्या था, द रूम ऑन द रूफ, ठीक है, ऑन द रूफ। इनका पहला बुक क्या, कौन सा था, द रूम ऑन द रूफ, ये इनका पहला बुक था। और बाकी यहाँ पे जितना भी बुक देखे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार, पूछ लेता है इनका बुक क्या, क्वेश्चन में पूछ लेता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा जैसे किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से इच्छा मृत्यु मतलब यूथेनेशिया। अब ये क्या होता है, पहले इसका आंसर देखते हैं हम लोग। पुर्तगाल क्या है, किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है अभी फिलहाल में, तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाल। अब इच्छा मृत्यु या फिर यूथेनेशिया क्या होता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं यूथेनेशिया। देखो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसके बारे में। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये भी आपका इच्छा मृत्यु मतलब वही यूथेनेशिया वाला मशीन है, और ये लड़की है तो सुसाइड बैग के पास भी आकर के सेल्फी ले रही है। आगे देखिएगा, पहले इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। देखिएगा क्या है यूथेनेशिया, क्या होता है, यूथेनेशिया आपका 2 तरह का होता है। क्या, पहला तो होता है आपका एक्टिव, दूसरा होता है आपका पैसिव,
ठीक है। अब यहाँ पे ये वॉइस नहीं चल रहा है, आगे हम लोग देखेंगे क्या है। एक होता है आपका एक्टिव यूथेनेशिया, एक होता है आपका पैसिव यूथेनेशिया। दोनों में अंतर क्या है? तो एक्टिव यूथेनेशिया ऐसा होता है जिसमें अगर किसी इंसान को मारना हो तो हम या तो उसको जहर तो नहीं दे सकते हैं। यूथेनेशिया मतलब हो ही जाता है कि अगर उस आदमी को मौत आना बहुत ज़रूरी है, उसी के लिए आपका यूथेनेशिया वर्ड यूज होता है। एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है कि किसी भी इंसान को अगर यूथेनेशिया दे रहे हैं तो इसको ऐसा दवा दे दो, ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे ये क्या हो, शॉर्टली डेड हो जाए। लेकिन अगर बात करते हैं पैसिव यूथेनेशिया, तो हो सकता है कि किसी आदमी को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो जिस वजह से वो जिंदा है, तो वो ट्रीटमेंट हटा लिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया। ठीक है, इतना देखें। अब यहाँ पे देखना कि आपका यूथेनेशिया को लीगल दिया हुआ है, मतलब भारत में भी ये आपका लीगल ही है। अगर बात करते हैं कि लीगल तरीके से पहले इसको मानने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपका नीदरलैंड। और कब माना गया था? 2002 में। उसके बाद बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे यूथेनेशिया आपका लीगल है। सेकंड देखो, पहला नीदरलैंड था, फिर आपका बेल्जियम, फिर लग्जमबर्ग, ऐसे ही कंटिन्यू ऐसे चलते आया है। और लास्ट में आपका भारत भी आपका यूथेनेशिया को कानूनी रूप दे दिया है। लेकिन इन सब में अंतर क्या है ना, कि भारत आपका पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी रूप दिया है। पैसिव यूथेनेशिया, यूथेनेशिया, इसमें क्या है? अब देखो ऐसा कब होता है, आखिर आदमी को इच्छा मृत्यु का जरूरत कब पड़ता है? अगर जैसे आपका हम लोग ये फोटो देखे थे अभी, ये जो है आपका, ये स्विट्जरलैंड में यूथेनेशिया के लिए मशीन बनाया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सार्को कैप्सूल। क्या नाम है इसका? सार्को कैप्सूल, सार्को कैप्सूल। अब देखो ये खाने वाला नहीं है, आदमी को अगर मतलब मरना है तो वो क्या करेगा, वो इस मशीन के अंदर जा कर के सोएगा और 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर इसके अंदर ऐसा ऐसा गैस रिलीज होगा कि वो आदमी बिना दर्द फील किए हुए, मतलब बिना पेन फील किए हुए वो क्या कर सकता है, मर सकता है। और देखो यही हो गया आपका एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है कि मान लो कोई आदमी बीमार है, इसका सालों से, बहुत सालों से इलाज चल रहा है, लेकिन ये सही नहीं हो रहा है, डॉक्टर 100% श्योर हो चुका है कि अब ये आदमी सही हो ही नहीं सकता है। तो होता क्या है कि अब बेकार में इसको जिंदा रखो, इसको भी इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कोमा में आदमी चला जाता है, तो वो सब सिचुएशन में क्या होगा कि इसको जो भी ट्रीटमेंट दे करके जिंदा रखा जा रहा है, उस ट्रीटमेंट को हटा लिया जाएगा। तो भारत इस चीज़ को वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इसको लीगल रूप से माना हुआ है, इसको नहीं। अगर भारत में ये चालू कर दे तो आए दिन कितना आदमी पता नहीं चला जाएगा। ये आपका सार्को कैप्सूल कहाँ बनाया गया है? स्विट्जरलैंड में। तो जितने भी कंट्री में इसको लीगल रूप दिया हुआ है, वहाँ सब जगह यही है, मतलब डॉक्टर के अनुसार ही यहाँ पे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी को गुस्सा आया, मन किया कि उसको मर जाना है, तो वो चला गया और आपका क्या किया, जा कर के मर गया किसी भी मशीन में। तो ऐसा नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। भारत इस चीज़ को 2018 में मान्यता दिया, लेकिन भारत आपका PE को मानता है। PE मतलब पैसिव यूथेनेशिया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। आगे देखना वेनेजुएला। तो हम लोग देखे थे आपराधिक श्रेणी में फर्स्ट नंबर पे आने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है आपका वेनेजुएला। वहीं सीरिया के बारे में देखे थे कि सबसे बड़ा नार्को स्टेट बनने वाला कौन सा देश है? तो ये है आपका सीरिया। और स्विट्जरलैंड के बारे में देखें कि एकमात्र ऐसा देश है जहां मरने वाला मशीन बनाया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? सार्को कैप्सूल, जिसमें आदमी जाकर के सो सकता है और 1 मिनट के अंदर, मतलब बिना दर्द फील हुए, ये क्या कर सकता है? मर सकता है। ठीक है, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 फिर से इंपॉर्टेंट। चक्रवात मोचा जो किसको दबोच लिया? तो वो जाके दबोचा म्यांमार को। ऐसा तो लग रहा था कि बे ऑफ बंगाल में आएगा तो हम लोग को भी काफ़ी तकलीफ देगा इधर वाले एरिया में, लेकिन फाइनली ये आपका म्यांमार में गया और वहाँ काफ़ी तबाही मचाया। अब क्या हुआ है कि भारत तो हमेशा तैयार रहता है हेल्प करने के लिए, तो अभी फिर से यहाँ पे एक ऑपरेशन भेजा गया जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। ठीक है, शुरुआत से एक बार देखते हैं। चक्रवात मोचा कहाँ आया? तो बे ऑफ बंगाल में आया। सबसे ज़्यादा किसको तबाह किया? तो म्यांमार को किया। मोचा नाम कौन दिया? तो नाम आपका दिया था यमन। देखे थे ना हम लोग, नाम कौन दिया था? ये नाम दिया था आपका यमन। और भारत इसमें फिर से हेल्प के लिए किसको भेजा है? तो ऑपरेशन करुणा को। ठीक है, देखो यहाँ पे सारा ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी, कुछ दिन पहले ही चला था। किस लिए चला था? तो भारतीयों को बचाने के लिए। कहाँ? तो सूडान में। हम लोग देखे थे अफ्रीकी कंट्री सूडान में क्या हुआ था, मतलब आंतरिक प्रॉब्लम ही हो गया था, इस वजह से वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए क्या चला था? कावेरी। गंगा देखे थे, ये कहाँ से निकालने के लिए? तो ये आपका यूक्रेन से निकालने के लिए। और किसको निकालने के लिए? तो भारतीयों को निकालने के लिए। देवी शक्ति के बारे में बात करते हैं तो ये आपका अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। एक यहाँ पे देखिएगा ऑपरेशन दोस्त।
ठीक है। ये क्या हुआ था, तो तुर्की और सीरिया में क्या आया था, भूकंप आया था। तो उस समय क्या किया था, भारत हेल्प भेजा था, किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन दोस्त के तहत। देखिएगा यहाँ पे इंडिया बिगिंस ऑपरेशन कावेरी टू असिस्ट म्यांमार, ठीक है, हम लोग का ये गया हुआ था। आगे देखिएगा, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया आपका तमिलनाडु में। कौन सा, तो सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का। देखते हैं थोड़ा इसके बारे में, पहले तो तमिलनाडु के बारे में देखिएगा। इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है। यहाँ के सीएम के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे, M.K. स्टालिन। और अभी इनका बुक आया था, नाम क्या था बुक का, उमलिंग ओडुवन, ठीक है। गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो कौन है, R.N. रवि, ठीक है। और देखिएगा जैसे देखो ये कुछ और भी ब्रिज के बारे में इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं कि भारत में ये जो ग्लास मतलब क्या हो गया, शीशा का ब्रिज कहाँ बनाया गया, तो बिहार में, और बिहार में भी कहाँ, राजगीर में। इसको देखना, इसको गोल्डन ब्रिज कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अनोखा टाइप का भी लग रहा है देखने से कि हाथ का शेप पे ये रुका हुआ है और ये पूरा गोल्डन टाइप का बना हुआ है, इसलिए इसको गोल्डन ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन ब्रिज। और ये है कहाँ, तो ये है आपका वियतनाम में। कहाँ है, ये है आपका वियतनाम में, ठीक है। और ये फिर से इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा रेल पुल, बड़ा नहीं कहेंगे, सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया गया, किस नदी के ऊपर बनाया गया, तो ये आपका चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया। और अगर चिनाब नदी के ऊपर है तो ऑटोमेटिक हमको पता होना चाहिए कि कहाँ है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल क्या हो जाएगा, तो चिनाब नदी पे बनाया गया है, और चिनाब नदी में तो फिर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग क्या देखें कि सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल कहाँ है, तो ये है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बारे में थोड़ा और भी हम लोग देखते हैं, करंट से कनेक्टेड। देखिएगा आगे हम लोग बात कर रहे थे तमिलनाडु का, इसके बारे में कुछ देखते हैं करंट से संबंधित। जैसे देखिएगा, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना कहाँ लाया गया, तो ये आपका लाया गया तमिलनाडु। यहाँ पे आपका तमिलनाडु का इशारा है। अगर बात करते हैं सभी योजना के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य, तो ये भी होगा आपका तमिलनाडु। और ये देखना, अभी MTS में ये पूछा हुआ था, पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था, तो ये था आपका तमिलनाडु। और देखना, सबसे ज़्यादा GI टैग अब किस राज्य के पास हो गया, तो ये हो गया है आपका तमिलनाडु के पास। कितना हो गया है, 55। अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि थर्ड नंबर पे कौन था, फर्स्ट पे देखे तो ये था आपका तमिलनाडु, ठीक है। अगर बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे, तो ये था आपका तमिलनाडु, सेकेंड नंबर पे आपका UP, और थर्ड नंबर पे कौन, थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका कर्नाटका, जो हम लोग शुरुआत वाले क्वेश्चन में ही देखे थे। मतलब इन तीनों के पास सबसे ज़्यादा GI टैग हो चुका है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि 2022-23 में सबसे ज़्यादा GI टैग किस राज्य को मिला है, तो ये हो जाएगा आपका केरल को, ठीक है। किसको, केरल को। यहाँ पे देखना, जलवायु परिवर्तन मिशन लागू करने वाला पहला राज्य, ये भी होगा आपका तमिलनाडु। और अगर देखते हैं तो देखिएगा, पहला खाद्य संग्रहालय ये भी कहाँ लगाया गया, तो ये आपका तमिलनाडु में ही लगाया गया। पहला खाद्य संग्रहालय तमिलनाडु में। और देखना एक और, डुगोंग संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, ये भी हुआ आपका तमिलनाडु में, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा, जैसे किस अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह बनाई है। देखिएगा, जैसे दीपिका पादुकोण, ठीक है। कहाँ बनाई है, तो टाइम मैगजीन पे ये क्या बनाई है, टाइम मैगजीन, ये पत्रिका है कहाँ का, तो ये है आपका USA का, ठीक है। USA का पत्रिका है, और इसके कवर पेज पे कौन आई है, तो दीपिका पादुकोण। अभी देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये 2-3 चीज़ के लिए। सबसे पहले तो फीफा, ठीक है, फीफा जो हो रहा था आपका, फीफा जो इस बार हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कतर में, ठीक है, कतर में हुआ था। उसमें जो आपका ट्रॉफी था उसका अनावरण कौन की थी, तो ये भी आपका दीपिका पादुकोण ही की थी। किस चीज़ का, तो ट्रॉफी का, ठीक है। ट्रॉफी का अनावरण पहली बार कोई भारतीय महिला की थी, और वो कौन थी, आपकी दीपिका पादुकोण। और हम लोग देखे थे इस बार जो आपका 95 नंबर का ऑस्कर अवार्ड जो हुआ था, उसमें भारत के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए कौन गई हुई थी, तो ये भी आपका कौन गई थी, दीपिका पादुकोण। 95 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था उसमें भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रही थी, दीपिका पादुकोण। फीफा वाले में भी एक ट्रॉफी का अनावरण कौन की थी, दीपिका पादुकोण। और आपका टाइम मैगजीन पर अभी आपका कवर अप होने वाली हीरोइन कौन है, एक्ट्रेस कौन है, तो ये है आपकी दीपिका पादुकोण। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी, यहाँ पे देखिएगा सोनाक्षी सिन्हा, चर्चा किए थे हम लोग कि पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया था, सोनाक्षी सिन्हा को। आलिया भट्ट के बारे में देखें, फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला था, आलिया भट्ट को, ठीक है। किसके लिए, तो गंगूबाई के लिए। आशा पारेख इंपॉर्टेंट है, इनको 52 नंबर का, कितने नंबर का, 52 नंबर का क्या मिला है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, फाल्के अवार्ड, और अभी हाल ही में मिला था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आलिया भट्ट को अस्मिता पाटिल अवार्ड भी मिला है, अस्मिता पाटिल अवार्ड। ठीक है, आगे आते हैं, देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 10, सोअरिंग ईगल एक्सरसाइज का आयोजन किस देश द्वारा किया गया, तो ये अपने में ही किया है, कोई दूसरा देश इन्वॉल्व नहीं था। ये हो जाएगा आपका साउथ कोरिया। कौन सा एक्सरसाइज है, तो ये है आपका सोअरिंग ईगल एक्सरसाइज, किस देश में हुआ है, तो ये हुआ है आपका साउथ कोरिया में। जापान के बारे में देखते हैं, तो अभी ये G7 का बैठक कर रहा है। और एक चीज़ और घोषणा हुआ है, जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि इस बार क्वाड का बैठक कहाँ होने वाला था, ठीक है, उसमें होने वाला मतलब फ्यूचर में था, अब क्या हुआ कि पोस्टपोन हो गया। इस बार हम लोग देखे थे कि क्वाड का बैठक आपका ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन अब क्या हुआ है कि जो बाइडेन यहाँ पर जाने से मना कर दिया है, तो इस वजह से अब क्वाड का बैठक कहाँ हो रहा है फिर से, तो इस बार जापान में होगा। और कल हम लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से डिटेल से देखेंगे। आगे देखिएगा, अगर बात करते हैं चाइना के बारे में, तो कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ था, ये आपका चाइना से ही स्टार्ट हुआ था। नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा, प्योंगयांग, प्योंगयांग, ठीक है। और आपका देखते हैं साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया के बारे में आप कुछ देखिएगा, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो आपका साउथ कोरिया है और आपका नॉर्थ कोरिया है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते रहता है। अब देखो नॉर्थ मतलब देखो हमेशा हम लोग मैप में जानते हैं कि ये नॉर्थ होता है आपका, ये साउथ, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो नॉर्थ कोरिया कहाँ होगा, तो ये नॉर्थ साइड, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। वहीं हम लोग देखते हैं साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच जो लाइन है उसको कौन सा लाइन कहते हैं, तो 38वीं समानांतर रेखा। दोनों को अलग कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका 38वीं समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। क्वेश्चन आता है बहुत बार ऐसा पूछा हुआ है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो हो जाएगा आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। जैसे भारत और पाक के बीच, तो ये हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा। भारत और चाइना के बीच, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा, ठीक है। और यहाँ पे आपका रेड क्लिफ रेखा। और देखिएगा ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहला मौत किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था आपका साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में। किस चीज़ से, तो ब्रेन ईटिंग अमीबा से। और देखिएगा जो सैमसंग कंपनी है और जो आपका LG कंपनी है, ये दोनों कहाँ का है, ये है आपका साउथ कोरिया का, ठीक है। और साउथ कोरिया का अगर कैपिटल के बारे में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सियोल, ठीक है। क्या हो जाएगा, सियोल, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।